So hello everyone. Today we are going to discuss about the batch culture. So bioprocess engineering हमने स्टार्ट करी थी ना, आज हम करने वाले हैं बैच कल्चर. सो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ. सो मान लीजिए कि इंडस्ट्री को ना कोई चीज़ बल्क में बना लिया है. हमारे पास एक बैक्टीरिया है और उसके पास ये प्रॉपर्टी है कि वो ना एंटीबायोटिक्स फॉर्म कर सकता है एज अ बाई प्रोडक्ट. उसके पास एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं उस बैक्टीरिया से, या वो अल्कोहल का प्रोडक्शन कर सकता है. उसके पास ये एबिलिटी है कि वो अल्कोहल का प्रोडक्शन कर सकता है. तो इंडस्ट्रीज़ क्या चाहती है? इंडस्ट्रीज़ ये चाहती है कि हम वो चीज़ बल्क में बनाएं. जैसा पेनिसिलिन है, वो चाहते हैं हम बल्क में बनाएं. कोई भी एंटीबायोटिक है, वो चाहते हैं हम बल्क में बनाएं. प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, एंजाइम्स हैं, जो कि एक बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना सकता है. उसके पास ये एबिलिटी है. तो वो इंडस्ट्रीज़ चाहती है कि हम वो चीज़ ना बल्क में बनाएं और फिर उसको सेल करें. सो हाउ द इंडस्ट्रीज़ मेक दीज इन द बल्क, कैसे वो बल्क में चीज़ों को बनाते हैं. सो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास सबसे पहले अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है. उसके बाद हमारे पास फर्मेंटेशन होता है एंड फर्मेंटेशन के बाद होती है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. फिर क्या होती है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. देखो, ये हर एक स्टेप जो है, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, फिर फर्मेंटेशन, फिर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये अपने आप में ही एक बड़ा टॉपिक है. सो हम सबके अलग अलग लेक्चर्स लेंगे. तो आज हम डिस्कस कर रहे थे फर्मेंटेशन. अब फर्मेंटेशन में मैं आपको बता दूँ, सो ये जो फर्मेंटेशन होती है ना, वो बायो रिएक्टर, एक इक्विपमेंट है जिसको कि हम बायो रिएक्टर्स बोलते हैं या फर्मेंटर्स बोलते हैं. तो ये जो फर्मेंटेशन का रिएक्शन है वो कहाँ पे होता है? बायो रिएक्टर्स के अंदर होता है. तो बायो रिएक्टर्स में हम क्या करते हैं कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम कल्चर कराते हैं. मतलब उनको हम वी विल ऐड द इनोक्यूलम, हम डालेंगे इनोक्यूलम, प्लस में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालेंगे. कहाँ पे? बायो रिएक्टर के अंदर. ठीक है, हमने ये डाल दिया इनोक्यूलम और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने डाले बायो रिएक्टर के अंदर. एंड आपको एंड में क्या मिलता है? यू गेट द प्रोडक्ट. आपको एंड में क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट मिल जाएगा. सो फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो कि क्या करता है, एक प्राइमरी मेटाबोलाइट को सेकेंडरी मेटाबोलाइट में कन्वर्ट कर देता है. प्राइमरी मेटाबोलाइट मान लीजिए शुगर है प्राइमरी मेटाबोलाइट, वो उसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट में कन्वर्ट कर देगा, लाइक द एसिड्स और द गैसेस और द अल्कोहल. तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज़ नोन एज द प्रोडक्ट. सो इट मीन्स कि जो फर्मेंटेशन रिएक्शन है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, उसको हम बहुत सारी चीज़ों के प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अल्कोहल, बायोफ्यूल्स, बायोगैस, वाइन, अमीनो एसिड्स एट्सेट्रा. सो अभी हम क्या करने वाले हैं? बैच कल्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो हमारे पास ना जो बायो रिएक्टर्स हैं या जो फर्मेंटर्स हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं. फर्मेंटेशन रिएक्शन जो है वो 3 टाइप की हो सकती है. वन इज़ द कॉन्टीन्यूअस कल्चर, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है. एंड आज हम करने वाले हैं बैच फर्मेंटेशन, जो कि एक क्लोज्ड कल्चर सिस्टम है. एंड उसके बाद हम करेंगे फेड बैच फर्मेंटेशन. सो बैच कल्चर जो टेक्निक है, दिस टेक्निक, ये ऐसी टेक्निक है जहाँ पे कि हम माइक्रोबियल सेल्स को ग्रो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हमें क्या मिल सके? जो सबस्ट्रेट है उससे हमें प्रोडक्ट मिल सके. जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्राइमरी मेटाबोलाइट है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट में चेंज हो जाता है. उस रिएक्शन को हम फर्मेंटेशन रिएक्शन बोलते हैं. तो यहाँ पे जो प्राइमरी जो हमारे पास है मेटाबोलाइट, दैट इज़ द सबस्ट्रेट, और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है वो क्या है? आपका प्रोडक्ट है. सो यहाँ पे जो फर्मेंटर यूज़ होता है उसको हम बैच फर्मेंटर या फिर स्टर्ड टैंक फर्मेंटर बोलते हैं. सो बैच फर्मेंटेशन नाम से पता चल रहा है बैच, यानी कि यहाँ पे बैच वाइज फर्मेंटेशन होगा of the specific media. तो there is no addition or no elimination of the content during the process. जब आपकी fermentation चल रही होगी, fermentation के दौरान आप ना चीज़ों को ऐड कर सकते हो, ना तो मीडिया ऐड कर सकते हो, ना ही रिमूव कर सकते हो. After every batch, one can harvest the fermented broth culture for the product recovery.
सो अब इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, बैच फर्मेंटर या जिसको हम बोलते हैं स्टर्ड टैंक फर्मेंटर होता है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे वी हैव द न्यूट्रिएंट इनलेट, जहाँ से कि हम न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट इनलेट से हम न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर सकते हैं। इफ्लुएंट को बाहर निकालने के लिए है वी हैव द इम्पेलर्स हियर। सो इम्पेलर क्या होता है, इम्पेलर का मतलब होता है एजिटेटर। एजिटेटर यानी कि जो कॉन्टीन्यूअस स्टरिंग करे मीडिया की, ताकि जो ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू आउट द सिस्टम वो पूरा अच्छे तरीके से हो, and to prevent the cells from the settling down. It also prevent the cells from settling down. उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो येलो कलर का आप देख रहे हैं दैट इज़ द कल्चर मीडिया। थर्मल जैकेट है, थर्मल जैकेट टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए है। देन आपके पास एग्जॉस्ट आउटलेट है, एरेटर है। एरेटर मीन्स द स्पार्जर, स्पार्जर मीन्स जो कि इंट्रोड्यूस करेगा ऑक्सीजन को टू द मीडिया, इट विल इंट्रोड्यूस एयर और द ऑक्सीजन टू द मीडिया। एंड यहाँ पे एसिड और बेस का इनलेट है, अगर आपको मैनेज करना है पीएच तो आप एसिड और बेस ऐड करके यहाँ पर कर सकते हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ बैच कल्चर फॉलोज द क्लोज्ड सिस्टम फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, क्लोज्ड सिस्टम फर्मेंटेशन होता है। एक बार ये आपने डाल दिया आपका इनोकुलम और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आप बिफोर द प्रोसेस ही डाल सकते हो। ड्यूरिंग द प्रोसेस आप नहीं ऐड कर सकते, कुछ भी नहीं, आप कुछ रिमूव कर सकते हो। सो इट इज़ अ क्लोज्ड सिस्टम फर्मेंटेशन। सो यू शुड ऐड ऑल द रिक्वायर्ड मटेरियल्स बिफोर द फर्मेंटेशन स्टार्ट। ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन आप नहीं डाल सकते, ना ही कुछ आप निकाल सकते हो। सो the incubation of culture media proceeds for a specific fermentation period. During this period, you can neither add fresh media nor discard the spent media. वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि बिफोर द प्रोसेस आप ऐड कर सकते हो आपके न्यूट्रिएंट्स, आपका इनोकुलम, बट ड्यूरिंग द प्रोसेस नथिंग इज़ एडेड, नथिंग इज़ रिमूव्ड। सो दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द सेपरेट बैचेस। नाम से पता चल रहा है बैच कल्चर, यानी कि बैचेस के अंदर ये होगा। Here other factors become limiting as we supply limited nutrients for the microbial growth. As the result, the bacteria show a sigmoid growth curve with 4 distinct phases, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी। So ये हमारे पास 4 phases रहते हैं। पहला initial phase जो होता है that is the log phase. We have 4 phases. सबसे पहला जो initial phase है that is the lag phase. Okay, lag phase में क्या होता है, lag phase means the initial phase, उसके बाद log phase, then we have the stationary phase, then we have the death phase. So process किस तरीके से चलता है बैच कल्चर फर्मेंटेशन का। सबसे पहले बिफोर द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस हमें न्यूट्रिएंट्स और इनोकुलम ऐड करना होता है हमारे बायो रिएक्टर के अंदर। सो बिफोर स्टार्टिंग आपको क्या करना है, ऐड स्टेराइल न्यूट्रिएंट ब्रॉथ एंड अदर एडिटिव्स इनटू द बायो रिएक्टर थ्रू द न्यूट्रिएंट इनलेट। जो मैंने आपको दिखाई थी, न्यूट्रिएंट इनलेट के थ्रू आपको क्या करना है, जो भी आपका इनोकुलम है, न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सबको ऐड करना है। ऐड इनोकुलम यानी कि जो लिविंग माइक्रोबियल सेल्स हैं, मान लीजिए आप बैक्टीरिया का यूज़ करें तो आप बैक्टीरिया ऐड करिए बायो रिएक्टर के अंदर। इस स्टेज को हम सीडिंग बोलते हैं। देन यू हैव टू incubate the culture medium for a definite fermentation period under the optimal physiological conditions. Now, during the process, nothing is added or removed. As I told you in the very beginning, batch culture is a closed system. So during the fermentation process, we will not add or we cannot remove anything. So, only before the start of the culture, nutrients and inoculum is added. During the process, no nutrients are added, no biomass or no toxins can be removed. So, during the batch culture, the aerator provides a continuous supply of oxygen in the form of air. स्टार्टिंग में मैंने जब आपको डायग्राम दिखाया था बायो रिएक्टर का, तो वहाँ पे एरेटर था। लेट मी शो यू अगैन। सो हियर we have the aerator. So aerator provides a continuous supply of oxygen in the form of air and pH control करने के लिए inside the culture vessel आप acid और base solutions जो है वो add कर सकते हो। उसके लिए भी we have the inlet.
Now, the agitator allows uniform mixing of the culture broth. Also, it maintains a constant temperature. Foam sensor क्या करता है? It senses the froth formed in the bioreactor, and to break the froth, we can add the anti-foaming agents. Now, during the process of the fermentation, जो बैक्टीरियल सेल्स हैं उनका क्या ग्रोथ रहता है उसके हम 4 phases डिस्कस करेंगे. सो द इनिशियल फेज इज़ द लैग फेज. सो लैग फेज में क्या होता है? ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन माइक्रोबियल सेल्स दे अडेप्ट टू द कंडीशंस विद इन द बायोरिएक्टर, एंड इस स्टेज पर वो उनका जो साइज़ है वो तो ग्रो हो रहा है लेकिन वो प्रोलिफरेट नहीं कर रहे हैं, वो नंबर में इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, दे आर नॉट रिप्रोड्यूसिंग, right? So they are growing in size but not in the number. Now the next phase is the log phase. So log phase में क्या होता है? After 2 hours of the lag phase, cells जो है वो log phase में enter कर जाएंगे, and here they consume the nutrients to become metabolically active at a rapid pace, and this leads to the production of the primary metabolites. तो अब ये जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो न्यूट्रिएंट्स को जो आपने मीडिया प्रोवाइड करा था उसको कंज्यूम करना शुरू करेंगे, एंड वो हमारे पास जो मेटाबोलाइट्स है उनका प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा. सो देर इज़ एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स. अब बैक्टीरिया का जो नंबर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा. इट विल डबल. अगर आपने प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स दिए हैं तो जो बैक्टीरिया का नंबर है वो डबल हो जाता है. So the concentration of nutrients, microbial cells and the products in the reaction mixture vary with time, but you cannot add the fresh media during the course of fermentation. Thereby the concentration of the nutrition decreases gradually. क्योंकि batch culture क्या है? एक closed system है. During the process you cannot add the nutrients. Therefore क्या होगा कि जो nutrients हैं जब वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करके, मान लीजिए कि आपके पास जो हमारे पास रिएक्टर था, बायो रिएक्टर था, उसके अंदर जो आपने मीडिया ऐड करा था दैट मीडिया कुड सपोर्ट ओनली 100 बैक्टीरियाज, लेकिन अब वो बैक्टीरियाज क्या हो चुके हैं? 300 हो चुके हैं. रिप्रोड्यूस कर करके उनका जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो चुका है, 300 तक पहुंच गया है. तो क्या होगा? वो न्यूट्रिएंट मीडियम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम होगा एंड वो सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा इतने सारे माइक्रोब्स को. सो योर न्यूट्रिएंट मीडियम विल स्टार्ट डिप्लीटिंग. सो द नेक्स्ट फेज इज़ द स्टेशनरी फेज. सो एज द रिज़ल्ट जो माइक्रोबियल सेल्स हैं वो अब स्टेशनरी फेज में पहुंच जाएंगे, जहाँ पे कि आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा उनके नंबर में. सो एट दिस स्टेज द प्रोडक्शन ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अकर. उसके बाद क्या आता है? आपका डेथ फेज़ आता है लास्ट में, कि जो सेल की ग्रोथ है वो कम होनी शुरू हो जाएगी ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द टॉक्सिक वेस्ट. सो दैट इज़ द डेथ फेज. सो आपने ये ध्यान में रखना है कि जो प्राइमरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन है वो कहाँ पे होता है? आपके लॉग फेज के अंदर होता है, एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? आपके स्टेशनरी फेज के अंदर होता है. नाउ अभी मैंने आपको बिफोर द प्रोसेस बताया. आई हैव टोल्ड यू बिफोर द प्रोसेस ऑफ द बैच कल्चर क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या होता है. अब हमारी आफ्टर द एंड क्या होगा? ब्रॉथ इज़ कलेक्टेड एंड दैट इज़ सेंट फॉर द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. सो एट द एंड आपके पास जो हमारे पास बैच कल्चर है उसके एंड में क्या होता है? द ऑब्टेन ब्रॉथ कल्चर कंटेन्स डिजायर्ड प्रोडक्ट. उसमें सेल डैब्रिस होता है, कुछ टॉक्सिन्स भी होते हैं. फाइनली हार्वेस्ट द एंटायर ब्रॉथ कल्चर इनटू द कंटेनर. जैसे अभी हमने डायग्राम में देखा कि जितना भी ब्रॉथ कल्चर था उसको हमने कंटेनर में इकट्ठा कर लिया. उसके बाद आपको क्या करना है? यू नीड टू सेटल द फर्मेंटेड ब्रॉथ कल्चर फॉर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. एंड यहाँ पे 4 स्टेजेस होते हैं. The first one is the separation of microbial cell suspension through filtration, centrifugation and sedimentation process. तो हम क्या करते हैं? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट स्टेज होती है दैट इज़ द सेपरेशन, जिसमें कि हम फिल्ट्रेशन यूज़ कर सकते हैं, सेंट्रिफिकेशन यूज़ कर सकते हैं, एंड द सेडिमेंटेशन मेथड ऑल्सो यू कैन यूज़. The next step is the concentration of the remaining media through evaporation and the precipitation methods. And then you can purify the desired product
through either chromatography or adsorption or precipitation or the crystallization methods. So crystallization is for the liquefied material, मीन्स द लिक्विफाइड मटेरियल्स आर क्रिस्टलाइज्ड. अगर कोई आपका जो प्रोडक्ट है वो लिक्विड फॉर्म में है तो वो क्रिस्टलाइन हो जाता है. देन ड्राइंग ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट एंड द वेस्ट डिस्पोजल. आपको क्या करना है, उसको हीट ड्राई करना है, या फिर आप स्प्रे ड्राई भी कर सकते हो, और यू कैन फ्रीज ड्राई ऑल्सो. एंड उसके बाद आपको पैकिंग करनी है अंडर क्वालिटी कंट्रोल एंड देन मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट. Now, what are the advantages of the batch culture? Its setup is easy to make and run. काफ़ी easy setup रहता है. It has wide applications in the laboratories and the industries. क्योंकि ये closed fermentation system है तो यहाँ पे contamination होने के chances बहुत कम रहते हैं, क्योंकि जो बायोरिएक्टर है वो बिल्कुल क्लोज्ड है. ड्यूरिंग द प्रोसेस हम कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं उसमें, सो देयर इज़ वेरी लो रिस्क ऑफ contamination. It is easier in comparison to the continuous culture, means it is easy to operate. Very low operative skills are required here, and complete conversion of a substrate into a product is possible here. Now, what are the disadvantages of the batch culture? Product isolation is very difficult. This is because the fermentation broth contains nutrients, products, reagents, cell debris and toxins. It involves high downtime between two successive batches. So, downtime क्या होता है? Downtime का मतलब है कि after every batch, हर एक आपने एक बैच कंप्लीट करा, एक बारी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, तो हमें क्या करना पड़ता है कि जो बायोरिएक्टर है उसको हमें क्लीन करना पड़ता है. ये बायोरिएक्टर है, इसमें हमारे पास एट द एंड हमारे पास प्रोडक्ट्स बन गए. हमने ये जो ब्रॉथ है उसको निकाल लिया, वी हैव रिमूव्ड दिस, एंड उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इस बायोरिएक्टर की साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है, तो जिसकी वजह से इकोनॉमिक लॉस हो जाता है. सो दैट इज़ हाई डाउन टाइम. तो इसको क्या बोलेंगे, हाई डाउन टाइम. सो इट रिक्वायर्स हाई लेबर कॉस्ट एंड इन्वॉल्व द बैच टू बैच वेरिएबिलिटी. एंड ऑल्सो इसका जो प्रोडक्टिव टाइम है दैट इज़ ऑल्सो शॉर्ट, एंड प्रोडक्ट जो होता है दैट इज़ मिक्सड विद न्यूट्रिएंट्स, रिएजेंट्स, सेल डेब्रिस एंड टॉक्सिन्स. तो यील्ड जो है वो कम होती है. तो यहाँ पे यील्ड जो है कंपेरेटिवली कम होती है, and the productivity is also low. Now, what are the applications of the batch culture? This technique help the researchers to observe the metabolic activity of the bacteria, and it is also used in the study of the cell physiology of the microbes, and it is efficient for the production of secondary metabolites such as the antibiotics. So that's all for today. If you like the video, do share it with your friends, and don't forget to subscribe the channel to never miss any update. Thank you and have a wonderful day.